वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त कुलीग्स खैरियत से होंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। हम पहले पढ़ चुके थे सेक्शन आई थिंक 12 तक, और आज हम सेक्शन 13 को डिस्कस इंशाल्लाह ताला करने वाले हैं। और सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 21 तक फिर अगला जो टॉपिक होगा वो जस्टिस ऑफ पीस का होगा। उसको इंशाल्लाह ताला हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक बनता है। तो आज हम मजिस्ट्रेट के आगे जितने भी स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, इनके पावर, इनके अख्तियारात, जो कुछ भी है, जितने भी आगे सेक्शन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला, ताकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड कर सकूं, आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सकें, इसको हम मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। तो सेक्शन 13 है वो तो ओमिटेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और सेक्शन 14 जो है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, इसका पॉइंट 1 है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से कन्फर अपॉन एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, इंक्लूडिंग अ फार्मर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, जो फार्मर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, ऑल or any of the power conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate in respect to particular cases or to a particular class or particular classes of cases or in regard to cases generally in एनी लोकल एरियाज, किसी भी लोकल एरिया में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को कुछ केसेस, एनीवन, कोई एक केस, एक से ज़्यादा केसेस दिए जा सकते हैं, ताकि वो उनको सुन सके, उनका केसेस को डिसाइड कर सके, उनके जो केसेस हैं उनको आगे चला सके, फॉरवर्ड कर सके। ये स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अख्तियारात होते हैं। और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ और द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी जगह पे उसको अपॉइंट किया जा सकता है। क्लास 2 इसकी कहती है such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term as the provincial government may in कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाई जनरल और स्पेशल आर्डर और डायरेक्ट। वही बात जो ऊपर वाले सेक्शन में उन्होंने बताई, थोड़ा सा इसमें उसने तब्दील कर दिया है। उसने कहा कि जो कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट बाय जनरल स्पेशल आर्डर। तो कोई जनरल आर्डर भी हो सकता है और स्पेशल आर्डर भी हो सकता है। सिर्फ जनरल आर्डर और स्पेशल आर्डर का इसमें डिफरेंट आया है, बाकी इसमें क्लास 2 में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सेक्शन 14 स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट में सिंपल सी एक बात बताई गई है कि हाई कोर्ट की हेल्प से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर सकती है, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को कुछ ख़ास किस्म के केसेस दिए जा सकते हैं जिनको वो सुन सकता है, उन केसेस को वो आगे रन कर सकता है। उन केसेस के ज़रिए वो जो दो पार्टीज़ का इश्यूज़ होते हैं, कुछ मामला होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अख्तियारात होते हैं, क्योंकि उसे हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो उन केसेस को सुन सकता है। आगे हम चलते हैं सेक्शन 14A, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? क्लास 1 कहती है नॉट विथस्टैंडिंग anything contained in this code or any other law for the time being in force or any judgment of any court including superior courts, the provincial government may appoint special judicial magistrate with the powers of magistrate first class exclusively for the trial of offences relating to price control under any provincial law for federal law of the time being in force। magistrate first class को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, उसको पावर दी जा सकती हैं। बात फिर वही आ जाती है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं वो इनकी अपॉइंटमेंट करती हैं, और ख़ास तौर पे ये उन केसेस में होता है जहाँ पे जो बल्कि कुछ नहीं, तमाम पाकिस्तान में जहाँ पे प्राइस कंट्रोल्स के मामलात होते हैं। कुछ दुकानदार जो एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट अशिया के रेट फिक्स कर देती है, तो उनके प्राइस कंट्रोल को ये डिस्कस जो होता है वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को उस सूरत में अपॉइंट किया जाता है कि वो प्राइस कंट्रोल के मामला देखे कि अगर कोई बंदा हुकूमत के जारी करदा रेट से ज़्यादा कीमत पर कोई चीज़ फ़रोख्त करता है तो
उस कंडीशन में जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा उसको ये अख्तियारात हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। पॉइंट 2 इसका कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ में फ्राम टाइम टू टाइम डिफाइन लोकल एरियाज विद इन विच सच मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल आर एनी ऑफ द पार्ट्स विद which they may respectively be invested under any provincial law और फेडरल लॉ रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल के मामले को ही ये डिस्कस किया जा रहा है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकती है कि वो प्राइस कंट्रोल के मामलात को देख सके। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो प्राइस तय कर दी गई है, प्राइस के नरखे जो तय कर दिए गए हैं, उनसे अगर ज़्यादा कीमत पे कोई भी दुकानदार कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है तो उसको वो डील कर सके, उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। उसके पास मुकम्मल अख्तियारात होते हैं और ये अख्तियारात उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने विद द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट दिए गए होते हैं। सूबाई गवर्नमेंट में भी होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होते हैं, वफाक में भी होते हैं, यानी सूबाई और वफाक में होते हैं। लें जी, ये था सेक्शन 14A। ये भी सेक्शन 14 और सेक्शन 14A तकरीबन एक ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है कि प्राइस कंट्रोल के मामला को किसने डिस्कस करना है, किसने डील करना है, किसने नहीं डील करना, वो हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो दैट आप लोगों को इस सेक्शन की समझ आ गई होगी। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आप इसे पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला होप सो दैट आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ ना आए तो मैं हाज़िर हूँ, हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर आप लोगों को गाइड कर दूँगा। आगे हम चलते हैं सेक्शन 15, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट के बेंचेस कब कायम किए जाते हैं और कैसे होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी 2 और मोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस टू सिट टुगेदर एज बेंच। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो 2 जजेस पर मुश्तमिल मजिस्ट्रेट का बेंच भी कायम कर सकती है। एंड मे बी ऑर्डर इन्वेस्ट सच बेंच विद एनी ऑफ द पार्ट्स कन्फर्ड और कन्फरेबल पाई or under this code on magistrate of the first class, second class or third class and direct it to exercise such powers in such cases, such classes of cases only and within such local limits as the provincial government thinks fit। provincial government जहाँ पे ये मुनासिब समझती होगी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को या मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास को, उनके बेंचेस वो बना सकती है किसी भी स्पेशल केस में या किसी भी केस में, ताकि वो उनके मामलात को हल कर सकें। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ही हेल्प से ये सारा कुछ होना है और उससे हट के ये किसी की हेल्प से भी नहीं होना। तो इसकी आपको मेरा आई थिंक समझ आ चुकी होगी। ये कोई इतना ख़ास टॉपिक नहीं था, ख़ास सेक्शन नहीं था कि मजिस्ट्रेट के बेंचेस आमतौर पे बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये एक सेक्शन है कानून के तहत आखिर जो बताया गया है तो उसको हमने डिस्कस तो करना ही करना है। आगे इसकी क्लास 2 आती है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हो सके, ताकि आपको समझ लग सके कि जो मजिस्ट्रेट के बेंचेस होते हैं वो असल में होते क्या हैं। Powers exercisable by bench in absence of special direction except as otherwise provided by any order under this section, every such bench shall have the powers conferred by this court on a magistrate of the highest class to which any one of its member who is present taking part in the proceeding as a member of the bench belongs and as far as practicable shall for the purpose of this court by deemed to a magistrate of such class। इसमें बताया गया कि जो हाईएस्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जो ज़्यादा केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता होगा, उसको अपर बनाया गया होगा। यानी कि एक अगर बेंच बना दिया तो एक में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एक में मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को होगा। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होगा उसके फैसले को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है कि इसमें कोई हम ये देखें कि नहीं समझ नहीं आ रही चीज़ों की या कुछ और है। ये बहुत आसान है। एक दफ़ा अगर आप मैं ये अपने तौर पे ज़ाती तौर पे बयान कर रहा हूँ कि जितना CRPC और PPC जितना आसान है, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी बुक और इतनी आसान होगी। हाँ, सिविल लॉ मुश्किल लॉ है, सिविल लॉ बहुत मुश्किल लॉ है, लेकिन अगर हम उसे भी
आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करूँगा आपको उसकी भी प्रॉपर समझ आए। लेकिन क्रिमिनल लॉ बहुत आसान लॉ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा बहाम नहीं है कि जिसकी आप लोगों को समझ ना आए। इंशाल्लाह मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, कलीग को, बहनों को सबको इस चीज़ की समझ आती रहे। आगे हम सेक्शन 16 पे आते हैं, पावर्स टू फ्रेम रूल्स फॉर guidance of magistrate and benches. The provincial government may from time to time make rules. जो provincial government होती है वो वक्त के साथ साथ रूल बनाती है consistent with this code, इस कोड के तहत for the guidance, जिसकी मदद से of all magistrate and benches in any district respecting the following subject. जो आगे इसकी तफसील है, the classes of cases to be tried, द टाइम एंड प्लेसेस ऑफ सिटिंग, यानी क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगी, क्या सिटिंग होगी, उनकी क्या क्लासिफिकेशन होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो उनका बेंच होगा जो उस ट्रायल को कंडक्ट करेगा। द मोड ऑफ सेटिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच मे अराइज बिटवीन द मजिस्ट्रेट इन सेशन, द मोड एंड मैनर ऑफ कंडक्टिंग रेड्स एंड ट्रायल ऑन द स्पॉट। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके बताऊं। इसमें जस्ट सिंपल दैट जो बेंचेस हैं मजिस्ट्रेट के, उनकी गाइडलाइन क्या है, उनकी गाइडेंस क्या है, उन्होंने कैसे जो केसेस हैं, ट्रायल केसेस हैं, उनको कैसे डील करना है, क्या टाइम क्या होना है, उनकी क्लासेस कैसे बननी है, उन्होंने उसको किस तरह से हैंडल करना है। आगे आता है सेक्शन 17, सब ऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस टू सेशन जज। ये थोड़ा सा समझने वाला है, बड़ा मज़ेदार है, समझने वाला है। ऑल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 14A, जितने भी मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 12, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 14A के तहत, मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 14 एंड 14A एंड ऑल बेंचेस, और तमाम बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड जो बनाए गए होते हैं अंडर सेक्शन 15, जो हमने पढ़ा है बेंचेस मजिस्ट्रेट सेक्शन 15 वाला, उसके तहत टू द सेशन जज एंड ही मे फ्राम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एंड एनी रूल फ्रेम्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेशन जज जो होगा वो इन सबको सबऑर्डिनेट करेगा, इनकी क्लासिफिकेशन करेगा, इनके बेंचेस बनाएगा। एंड एनी रूल फ्रेम्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो रूल बनाए हुए होंगे उनके तहत अंडर सेक्शन 16, सेक्शन 16 के तहत, एज टू डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस अमंग सच मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस। नहीं जी, मेरा ख्याल है कि इससे आसान सेक्शन और कोई हो नहीं सकता। इसकी क्लास 2 है, ओमिट हो चुकी है, क्लास 2A ओमिट हो चुकी है, आगे क्लास 3 है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जज। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो असिस्टेंट सेशन जज है ये कराची में होते हैं, सूबा सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं होते, बाकी प्रोविंसेस में नहीं होते। इनको एडिशनल सेशन जजेस कहा जाता है। असिस्टेंट सेशन जज असल में सिर्फ कराची में होते हैं, लेकिन उनको असल में एडिशनल सेशन जजेस ही समझा जाता है, उनके अख्तियारात पार्ट वगैरह एडिशनल सेशन जजेस के ही तहत होती हैं। All assistant session judges shall be subordinate to the session judge. डेफिनेटली जो एडिशनल सेशन जज होगा या असिस्टेंट सेशन जज होगा वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा। सेशन जज जो अहकामात देगा, जो ऑर्डर देगा, वो उनको फॉलो करने के पाबंद हैं। अगर सेशन जज कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो अहकामात दे तो वो पाबंद है। कानून से हट के सेशन जज के पास भी अख्तियारात नहीं है कि वो उनको कोई ऑर्डर दे। एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती हैं वो जज सेशन जज के पास होती हैं। बाकी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज की पावर बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों के पास मुकम्मल अख्तियारात होते हैं। सिर्फ सेशन जज जो होता है उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर का एक इजाफा होता है, बाकी उसके पास वही पावर होती हैं जो असिस्टेंट सेशन जज के पास होती हैं या एडिशनल सेशन जज के पास होती हैं। All assistant session judges shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction, यानी जो उनकी हदूद होती है। And he may from time to time, वक्त के साथ साथ, make rules consistent with this
कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच असिस्टेंट सेशन जजेस, यानी इस कोड के तहत, इस रूल के तहत जितने भी असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज हैं, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट हैं। इसकी क्लास 4 क्या कहती है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर एक अथॉरिटी आई थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लास 4 कहती है द सेशन जज मे आल्सो व्हेन ही हिमसेल्फ इज अनअवॉइडेबली एब्सेंट आर इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, अगर सेशन जज एब्सेंट है, मौजूद नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उसका जो सबऑर्डिनेट होगा, जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होगा, या सेशन जज जिसको ये समझे कि मेरे बाद ये जज, ये असिस्टेंट सेशन जज या ये एडिशनल सेशन जज इस हद तक काबिल है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सेशन जज के अख्तियारात को कम्पीट कर सकता है, उनको डील कर सकता है, तो वो सेशन जज उसको वो अख्तियारात दे देता है। मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन बाय द एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज एंड सच जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सेशन जज जो ये चीज़ को समझता होगा कि जो जज कैपेबल है इस चीज़ के, वो उसको हैंडल करेगा। और सेशन जज अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे अगर तो सीनियर 3 को जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या सेशन जज जिसको समझता होगा कि ये बंदा, ये असिस्टेंट सेशन जज या ये एडिशनल सेशन जज कैपेबल है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को और सेशन जज की पार्ट्स को डील कर सकता है, तो वो उसको विद द परमिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आर्डर के इल्म में ला के, हाई कोर्ट के इल्म में ला के उसको वो अख्तियार दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर एक अथॉरिटी आई थी 2005 में, UCNLR 811। इट वाज हेल्ड दैट बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मजिस्ट्रेट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 17 टू सेशन जज हु इज़ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 17। सेशन जज बीइंग अ सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर इज़ competent to distribute the business amongst magistrate, यानी सिंपल सी बात है कि सेशन जज इज़ द हाईएस्ट सुपीरियर जज इन द डिस्ट्रिक्ट। बाकी असिस्टेंट सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। लें जी, हमारा सेक्शन 18 तक 17 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 21 तक ओमिटेड हैं। आगे अगला जो क्लास है सेक्शन 22 है, वो है जस्टिस ऑफ पीस। ये एक अलग टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह ताला हम अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें इसको डील करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम 22 जिसको कहते हैं रिट पिटिशन, कि अगर FIR हमने करवानी है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही, तो हम कोर्ट में जाते हैं 22A(6) के तहत। लेकिन आम रूटीन में जो वकला हजरात हैं वो इसको 22A 22B कहते हैं, लेकिन मैं इससे इत्फाक नहीं करता। 22A 22B और चीज़ है, और 22A(6) जस्ट 22A(6) जो है वो FIR के लिए हम रिट उस सिर्फ 22A(6) के तहत करते हैं। 22A 22B जस्ट एक मशहूर हो गया है, तो उसको वकला हज़रात 22A 22B के नाम से करते हैं। 22B टोटली डिफरेंट है। 22A(6) असल जो मेन है FIR के लिए, हम जो एडिशनल सेशन जज के पास जाते हैं, जो हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं, वो उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना टाइम लिया। उम्मीद है आप लोगों को आज के जो हमने डिस्कशन की है उसकी समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। और कल आखिरी रोज़ा है, तो इंशाल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी। तो उम्मीद है आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं अपने घर वालों के साथ खुशियों में खुश रहें, आबाद रहें, किसी को कोई तकलीफ़ ना दें। अगर किसी के साथ कोई गलती कोताही हो गई है उसे माफ़ कर दें और अपने मामलात को बेहतर चलाएं। मेरी तरफ़ से अगर कभी कोई गलती किसी दोस्त का दिल दुखा हो, मैं उसके लिए मादरत ख्वाह हूँ। लें जी, मुझे इजाज़त दें। आपका अपना दोस्त हमज़ा मजीद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।